गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पुष्प व्यवस्था में कला के तत्व, मीन्स एलिमेंट ऑफ आर्ट इन फ्लावर अरेंजमेंट। ये आपका जो इससे फर्स्ट वीडियो थी जो थी आपकी इससे रिलेटेड थी, और यही उसके आगे का पार्ट है। जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है उसके आगे का पार्ट है। मीन्स इसमें जो है पुष्प व्यवस्था में कला के तत्व, मीन्स पुष्प व्यवस्था में कला के कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा था, अब है आपका ये इसमें पॉइंट बी, समवर्ती रंग योजना। ओके गर्ल्स, तो इसे हम इंग्लिश में एनालॉगस कलर स्कीम भी कहते हैं। इस प्रकार की रंग योजना में रंग चक्र में स्थिति समीपवर्ती रंग चुन लिए जाते हैं। मतलब ये जो आपकी रंग योजना होती है, या आपका व्हील जो कलर सर्किल होता है, उसमें क्या होता है, जो आपके जो भी हम कलर चुन रहे हैं उसके जो है, जैसे आपका डार्क ऑरेंज है तो लाइट ऑरेंज हो जाएगा साथ में, और आपका लाल है तो उसमें बैंगनी कलर हो जाएगा साथ में। इस प्रकार के कलर्स चुन लिए जाते हैं। यदि नीला रंग लिया जाता है तो उसके समीपवर्ती, मतलब अगर हम नीला रंग लेंगे तो उसके ही समीपवर्ती हम बैंगनी कलर लेंगे। मतलब जो आपका, क्योंकि नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, बैंगनी कलर कुछ कुछ देखने में सेम होते हैं और दोनों ही डार्क कलर के होते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें विपरीत कलर मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे आपने देखा भी होगा कि सूट हम पहनते हैं, बीच में फैशन भी चला था कंट्रास्ट का। जैसे आपका अगर ब्लू कलर का सूट है तो नीचे येलो कलर की इसमें शलवार का कपड़ा दिया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट या कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इस रंग चक्र में स्थित विपरीत रंग लिए जाते हैं, जैसे बैंगनी, पीला या नीला, नारंगी। देखिए गर्ल्स, वही बात आ गई। इसमें क्या होता है, विपरीत कलर लिए जाते हैं, मीन्स अपोजिट कलर लिए जाते हैं। मान लिया अगर हमने बैंगनी कलर लिया है तो उसके अपोजिट हम येलो कलर लेंगे, और अगर नारंगी कलर लिया है तो उसके अपोजिट हम ब्लू कलर लेंगे। यह रंग व्यवस्था अधिक चटिक एवं विविधता प्रदान करने वाली है। ये जो कलर जो व्हील कलर जो योजना है इसमें या व्यवस्था है, वो क्या है आपकी, अधिक चटक, मतलब बहुत ही तेज कलर वाली होती है। और क्या है, एक अलग से ही दिखती है दूर से। अगर आप हम उसे खड़े होकर देखेंगे दूर से भी तो हमें वो दूर से ही नज़र आएगी कि हाँ ये अलग कलर की बनी हुई है। त्रिभुज ट्रायड एक बहुरंगीय पॉलीक्रोमेटिक रंग व्यवस्था भी पुष्प विन्यास में प्रयोग की जाती है। मतलब ये इसमें ये एक रंग व्यवस्था बताई गई है और उसके कलर वो बताया गया है क्या, जो है त्रिभुज मतलब ट्रायंगल शेप में बनाइए, या बहुरंगीय मतलब इसमें बहुत सारे कलर्स, अलग अलग कलर की जो पुष्प व्यवस्था का विन्यास, या फिर कह लीजिए पुष्प व्यवस्था जो है अलग अलग कलर से भी हम डेकोरेशन कर सकते हैं। एक रंग की प्रधानता मीन्स इसमें आया आपका एक कलर, जो हम एक ही कलर का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं डोमिनेटिंग कलर। डोमिनेटिंग मीन्स ये होता है, जैसे आपने पता होगा, आप सुना भी होगा, डोमिनेटिंग माने जो नेचर किसी पे हावी होता है या फिर दबाने वाला दूसरे को, जो हमारे साथ में खड़ा है या कोई भी व्यक्ति। अगर हम बोल देते कि डोमिनेटिंग नेचर है तो मतलब क्या है कि उस बंदी को उस व्यक्ति का नेचर जो है बहुत ही डोमिनेटिंग है, मतलब दूसरे को दबाने वाला है। तो ऐसी पुष्प व्यवस्था में भी है। पुष्प व्यवस्था में एक रंगी योजना को छोड़कर एक रंग की प्रधानता होनी चाहिए। मतलब जो आपके पुष्प रंग योजना है उसमें एक रंगीय योजना को नहीं लेना चाहिए। उसमें रंग की प्रधानता मतलब अलग अलग कलर्स के जो है आपके फ्लावर्स होने चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि चमकीला बैंगनी और पीले रंग लिए जाए तो उनमें पीला रंग प्रधान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स, अगर आप कोई भी दो कलर ले रहे हैं, जैसे आपने रेड ले लिया या येलो ले लिया, तो और या फिर ग्रीन ले लिया या येलो ले लिया, और इसमें दिया हुआ है एग्जांपल बैंगनी और येलो कलर का, तो आपका जो येलो कलर है वो क्या होगा, वो दूर से ही खड़े होकर हम देखेंगे तो वो दूर से ही हमें अलग नज़र आएगा। तो उसे हम कहते हैं डोमिनेटिंग नेचर, या फिर डोमिनेटिंग कलर, या फिर एक रंग की प्रधानता। मतलब वो कलर हमें दूर से ही अलग ही दिखेगा और साफ दिखेगा। तो क्या होता है, उसमें जो पीला रंग होगा आपका वो रंग प्रधान होगा। पुष्प व्यवस्था हेतु रंग योजना में पात्र का रंग भी अनुकूल होना चाहिए। जब हम पुष्प योजना बना रहे हैं या पुष्प व्यवस्था कर रहे हैं तो उसका जो पात्र होना चाहिए, जो भी बर्तन होना चाहिए जहाँ पे भी हम उस योजना को
करेंगे, जिसमें भी करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, उसके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे रंग के फूलों का चुना गया है, पात्र भी उसी रंग के एक रंग का ही होना चाहिए। मतलब अगर हमने एक कलर्स के फूल को चुना है तो उसका जो पात्र है वो भी एक कलर का ही पात्र होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें अलग अलग कलर्स के पात्र जो है अलग अलग कलर के हों, वो भी पूरा ही एक कलर का होना चाहिए, जिससे कि वो देखने में भद्दा ना लगे। फिर अगर आपका इसमें पुष्प सज्जा में कला के सिद्धांतों का प्रयोग, जो पुष्प सज्जा है उसमें अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कला के सिद्धांत के नियम हैं जो भी कला को संपूर्णता प्रदान करने में सहायक करते हैं। ये जो नियम है वो क्या है, आपके कला को संपूर्णता मतलब पूरा करने में हेल्प करते हैं। वस्तुतः कला के तत्व, रेखा, आकृति, रंग, स्पर्श आदि को कब और कहाँ कितना प्रयोग करना चाहिए, यह मार्गदर्शन हमें इन सिद्धांतों द्वारा मिलता है। मीन्स कोई भी कलर होगा, कोई भी आर्ट होगी किसी भी तरीके की, चाहे हम ड्राइंग कर रहे हैं या पुष्प व्यवस्था कर रहे हैं या लाइट डेकोरेशन कर रहे हैं या फिर अपने कलर जो रूम है उसकी वॉल डेकोरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमें इन सब सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पुष्प सज्जा एक विशुद्ध कला है, जो आपको पता है कि जो पुष्प सज्जा है वो एक विशुद्ध कला है, अतः इसे निखार देने एवं आकर्षण बढ़ाने हेतु कला के सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रयोग लाया जाता है। जो आपकी पुष्प कला है वो एक शुद्ध कला है, उसमें किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं होती है, तो उसे निखार देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या है, इन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है जो हमें यूज़ में लाना चाहिए। फर्स्ट है आपका इसमें अनुपात या प्रपोर्शन। अनुपात का अर्थ है संबंध का नियम। जो आपका अनुपात है उसका मतलब होता है संबंध, मीन्स आपस में संबंध होना। अतः पुष्प सज्जा में पात्र का फूलों से, जो पात्र है जिस बर्तन में भी पुष्प लगाए हुए हैं उस पात्र का संबंध फूलों से होता है। फूलों का आपस में संबंध होता है एक दूसरे से। रखे जाने वाले स्थान से संबंध होता है, जहाँ हम रख रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार का हमें फूलों का प्रयोग करना है या किस प्रकार के पात्र में फूलों को लगाकर हमें प्रयोग करना है, इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। पात्र व पुष्पों की ऊंचाई, जो पात्र है आपका जिस बर्तन में लगा रहे हैं उसकी ऊंचाई मतलब कितना ऊंचा है या चौड़ा है, इन सब का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। मान लिया आपकी टहनी है वो 1:1/2 अनुपात में ही लेनी चाहिए। अगर पात्र आपका छोटा है तो उसे भी उसको जो है हमें एक या फिर 1/2 अनुपात में लेना चाहिए। फिर है आपका खुले हुए चौड़े स्थान में बड़ी पुष्प व्यवस्था आकर्षक संबंधित होती है। अगर आपका खुला स्थान होगा, कहीं आप खुले में फूलास डेकोरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े फूलों का डेकोरेशन अच्छी लगेगी, जबकि छोटे स्थान पर छोटी ही व्यवस्था अच्छी लगेगी। फर्श पर रखी व्यवस्था ऊंची होनी चाहिए। अगर हम कोई पात्र फर्श पर रख रहे हैं तो वो पात्र कैसा होना चाहिए, ऊंचा लगा हुआ होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए और उसमें फ्लास भी लंबे लगे होने चाहिए या बड़े लगे होने चाहिए। जबकि मेज पे जो भी फ्लास रखते हैं हम उसमें क्या है, उसकी व्यवस्था फैली हुई होगी, मतलब वो फ्लास जो है अपनी सिधाई में ना होकर इधर उधर फैली हुई होंगी उनकी डंडियाँ, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। फिर आपका विभिन्न भागों में मध्यम सूक्ष्म संबंध, जैसे पत्तियों का फूलों से, इसमें जो है विभिन्न जो है जो क्योंकि प्रोपोर्शन है एक दूसरे संबंध है आपस में, तो आपके इसमें जो पत्तियों का फूलों से कनेक्शन होता है, टहनियों अथवा टहनियों की दूसरी टहनियों से होता है और फूलों से दूसरे फूलों का अनुपात पर निर्भर करता है। अनुभवी आंखों द्वारा इसे बिना किसी विशेष व्यवस्था में बनाए रखा जाता है, किंतु सीखने वाले इस सिद्धांत से पालन में आरंभ में मेहनत करनी पड़ती है। जो फ्लास डेकोरेशन है हम इसे बिना किसी जो सीखे हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आर्ट होती है, कला होती है जो हमारे अंदर ही होती है। तो घर को संवारना, सुंदर बनाना, ये सब एक जो है गृहिणी की विशेषताएं होती हैं और फ्लावर डेकोरेशन भी उसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इसका एक्सपीरियंस हो बहुत ज़्यादा या हमने इसकी कहीं पे डिग्री ली हो, इसे हम अपने अनुभव से भी कर सकते हैं। और जो सीखने वाले सिद्धांत हैं उसमें आरंभ में क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमें अपना आप ही नॉलेज होती चली जाती है।
तो गर्ल्स आपकी इस वीडियो में आज का इतना ही था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, क्योंकि मैंने आपको जूम मीटिंग में भी बोला था ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप गर्ल्स मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। और गर्ल्स सब लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सब लोग नहीं लेते हैं 1-2 बच्चों को छोड़कर कि जूम क्लास, तो आप लोग जूम क्लास ज़रूर अटेंड करें, तभी हमारी वीडियो बनाने का फ़ायदा होता है। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय।